देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्षी नेताओं की ओर से गाली देने का सिलसिला लगातार जारी है। विपक्षी नेताओं की ओर से लगातार विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी की करीबी कांग्रेस नेता और पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री मोदी के दादा नाना को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया। झारखंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अपने नाना के घर से लाए थे पैसे, मोदी जी के दादा के घर से आया था पैसा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति विवादित बयान दिया है। झारखंड के रांची में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए गालीबाज आंटी के नाम से मशहूर सुप्रिया ने पत्रकारों के एक सवाल पर कहा कि अपने नाना के घर से लाए थे पैसे, मोदी जी के दादा के घर से आया था पैसा। सुप्रिया श्रीनेत अपने बयानों को लेकर काफी विवादों में रही, लेकिन बीजेपी नेताओं के खिलाफ अपने अपशब्दों को लेकर कांग्रेस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की चहेती बनी हुई है। इससे पहले शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री को लेकर विवादित बयान दिया है। संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता नहीं होता है कि वो अब क्या बोलेंगे, उनके मानसिक संतुलन के बारे में पता नहीं चलता, उनका दिमाग सड़ा हुआ है। वहीं अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति चुने जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई का संदेश दिया। ट्रंप के साथ अपनी पुरानी 4 तस्वीरें भी साझा करते हुए पीएम मोदी ने ट्रंप को अपना दोस्त बताया और कामना की कि वे लोग मिलकर भविष्य में भी काम करेंगे। उन्होंने अपने संदेश में कहा, मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए तत्पर हूं। आइए हम सब मिलकर अपने लोगों की बेहतरी के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें। डोनाल्ड ट्रंप की इस जीत के साथ ही सोशल मीडिया पर काफी मीम भी बनकर शेयर किए जा रहे हैं और ऐसा ही एक मीम कंगना रनौत ने अपना साझा किया। मीम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह ट्रंप का चेहरा लगा है और सीएम योगी की जगह एलन मस्क का चेहरा लगा है। इस मीम को साझा करते हुए कंगना ने कहा कि ये मीम इंटरनेट पर सबसे बेस्ट है। वहीं अन्य यूजर्स भी इसी तरह के मीम शेयर करके लिबरलों की चुटकी ले रहे हैं। बता दें कि ट्रंप की जीत से डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक जहां दुख में हैं, तो वहीं ट्रंप ने जीत के बाद अपने समर्थकों में जोश भरा है। चुनाव जीतने के बाद ट्रंप की पहली स्पीच में उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने अमेरिका की जनता का धन्यवाद किया और कहा कि वो अपनी बहस सांस तक अमेरिका के लोगों और उनके परिवार के लिए लड़ेंगे। समर्थकों से अपने ऊपर हुए हमले को याद दिलाते हुए कहा, भगवान ने मेरी जिंदगी किसी वजह से बचाई और ये वजह है कि अपने देश को बचाना, अमेरिका को फिर से महान बनाना। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो अब सब कुछ ठीक कर देंगे और कहीं कोई युद्ध नहीं होगा। उन्होंने अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर भी बात की और आतंकवाद को खत्म करने के वादे को भी याद रखा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक लेख पर देश के कई राज परिवारों का गुस्सा उभर आया है। राहुल गांधी ने एक अखबार में प्रकाशित अपने लेख में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उस दौर के राजाओं के व्यवहार पर टिप्पणी की, जिसके बाद भाजपा और विभिन्न राज परिवारों ने उनकी आलोचना की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस लेख को राहुल गांधी की अज्ञानता और भ्रमपूर्ण विचारों का प्रतीक बताया। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता दिया कुमारी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि राहुल गांधी भारत के पूर्व राज परिवारों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एकीकृत भारत जिसमें आज हम रह रहे हैं, राज परिवारों के बलिदान और संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों की आधी अधूरी व्याख्या के आधार पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया और इसे अस्वीकार्य करार दिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जिन लोगों का इरादा केवल नफरत बेचना है, उन्हें भारतीय गौरव और इतिहास पर भाषण देने का किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने राहुल गांधी की भारतीय विरासत के प्रति औपनिवेशिक मानसिकता पर भी सवाल उठाया और इसे उनकी अज्ञानता का प्रतीक बताया। मैसूर के भाजपा सांसद यदुवीर वाडियार ने भी राहुल गांधी के लेख पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में इतिहास के सही ज्ञान की कमी है और उनके लेख से भारतीय विरासत के संरक्षण के लिए पूर्व राजाओं और रियासतों द्वारा किए गए योगदान के प्रति अज्ञानता झलकती है। वाडियार ने राहुल के शब्दों के चयन की आलोचना करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राजस्थान के नाथद्वार से भाजपा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने भी इस आर्टिकल के लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, क्या ये राहुल गांधी की ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर अज्ञानता है या जानबूझकर राज परिवारों को बदनाम करने की साजिश?
राहुल गांधी ने अपने लेख में लिखा था कि भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक ताकत से नहीं बल्कि राजाओं के डब्बूपन के कारण काबू किया था। उन्होंने दावा किया कि कंपनी ने उस दौर के राजाओं को रिश्वत देकर, धमकाकर और दबाव में रखकर भारतीय तंत्र पर अपना कब्जा जमाया। राहुल ने लिखा कि भारत ने अपनी आजादी दूसरों से नहीं बल्कि दमनकारी तंत्र से खोई थी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को जानकारी दी गई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक जनहित याचिका पर सीबीआई जांच शुरू की गई है और इस याचिका को कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने दायर की है। वहीं मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि वे नहीं चाहते कि किसी प्रकार के विरोधाभासी आदेश पारित हो और इसी के मद्देनजर पीठ ने शिशिर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका से जुड़े घटनाक्रम पर एक हल्फनामा दाखिल करने की अनुमति दी। दिल्ली हाईकोर्ट में यह पूरा मामला बीजेपी नेता शिवराम स्वामी की याचिका के तहत आया था, जिसमें उन्होंने गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने का अनुरोध किया और वहीं स्वामी का दावा है कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता का दावा किया है और इसीलिए वे भारतीय नागरिक नहीं हो सकते। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में 4 नए गैर आधिकारिक सदस्यों की नियुक्ति की, जिनमें कुलजीत चहल को उपाध्यक्ष नामित किया गया। दिल्ली में सक्रिय राजनीति करने वाले कुलजीत सिंह चहल को नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के सदस्य से सीधे उपाध्यक्ष बनाए जाने पर यह माना जा रहा है कि एनडीएमसी की बैठकों में तमाम मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल को घेरने का इनाम है एनडीएमसी का उपाध्यक्ष पद। ऐसा माना जाता है कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की बैठकों में आम आदमी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनौती देने और अलग अलग मुद्दे उठाने की वजह से कई बार केजरीवाल भी असहज होकर बैठक छोड़कर भाग भी गए हैं। शायद इसी का इनाम कुलजीत चहल को मिला। दरअसल कुलजीत सिंह चहल पहले एनडीएमसी के सदस्य थे, लेकिन उनकी मेहनत और मुद्दों की समझ ने उन्हें एनडीएमसी का उपाध्यक्ष बना दिया, क्योंकि एनडीएमसी की कई बैठक में कुलजीत सिंह चहल ने अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार को घेरने का काम किया। एक बार तो स्थिति यह तक हो गई थी कि अरविंद केजरीवाल को एनडीएमसी की मीटिंग बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे कुलजीत सिंह चहल एनडीएमसी की बैठकों में उठाते थे जिसका सरोकार दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल से होता था। चाहे वो बैठकों में शामिल न होने का मुद्दा हो या फिर विकास के सभी मुद्दों को कुलजीत सिंह चहल मजबूती के साथ बैठक में उठाते थे, जिसकी वजह से एनडीएमसी की बैठक अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द ही रहती थी। इसलिए ये कहा जा रहा है कि कुलजीत सिंह चहल को गृह मंत्रालय ने एनडीएमसी का उपाध्यक्ष बनाकर उन्हें ये इनाम दिया है। कुलजीत सिंह चहल के अलावा गृह मंत्रालय ने दिल्ली बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह, महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष सारिता तोमर के अलावा वाल्मीकि समाज की नुमाइंदगी करने वाले अनिल वाल्मीकि को एनडीएमसी का सदस्य बनाया। इससे पहले एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय थे और सतीश उपाध्यक्ष के कार्यकाल में ही कुलजीत सिंह चहल एनडीएमसी के सदस्य थे, लेकिन अब गृह मंत्रालय ने सतीश उपाध्यक्ष को उपाध्यक्ष पद से हटाकर कुलजीत सिंह चहल को नई जिम्मेदारी दी। एनडीएमसी का मेंबर रहते चहल ने करीब 4500 अस्थायी कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय से पक्का करवाया। स्कूलों पर खास ध्यान रखा, जिससे स्कूलों के परीक्षा परिणाम में भी बढ़ोतरी आए। आपको बता दें कि अध्यक्ष समेत 4 सदस्यों की घोषणा के बाद एनडीएमसी के गठन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सभी सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद काउंसिल की बैठक का रास्ता खुलेगा। एलजीबी के सक्सेना उपाध्यक्ष समेत दूसरे सदस्यों को जल्द ही शपथ दिलाएंगे। 17 सितंबर को एनडीएमसी के सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो चुका था। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का कार्यकाल इसी साल अगस्त में खत्म हो गया था। इसके बाद नया अध्यक्ष के साथ ही 4 और आधिकारिक सदस्यों की नियुक्ति गृह मंत्रालय ने अब कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक अंडमान निकोबार से ट्रांसफर स्थानांतरित होकर दिल्ली आए केशव चंद्रा को एनडीएमसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और पदोन्नति देते हुए पिछले कार्यकाल में मेंबर रहे कुलजीत चहल को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। हालांकि एबीपी न्यूज से खास बातचीत के दौरान कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि जो जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें दी उसे वह पूरी ईमानदारी से निभाएंगे और पूरी मेहनत लगन काम कर एनडीएमसी के विकास कार्यों को गति प्रदान करेंगे। संसार का 8वां आश्चर्य ना देखा हो तो अब देख सकते हैं। घनघोर कम्युनिटी आतिशी मकर्स लेनिन ने छठी मैया की पूजा का फुल ड्रेस रिहर्सल किया। बिना श्रद्धा के पूजा का नाटक कैसे किया जाता है, इसका सर्वोत्तम उदाहरण है यह पूजा। दरअसल सीएम आतिशी ने पूर्वांचल समाज के लोगों के साथ छठ पर्व के तीसरे दिन वाली पूजा की रस्में निभाई। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने एक पर पोस्ट कर कहा कि जय छठी मैया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने गिरिनगर के बालमुकुंद खंड में छठ पूजा घाट पर पूर्वांचली भाई बहनों के साथ श्रद्धा और उत्साह से छठ पूजा की। इस पर बीजेपी नेता ने कहा, छठ पूजा का आम आदमी पार्टी ने सदा ही अपमान किया। पूर्वांचली माताओं बहनों को यमुना में पवित्र स्नान करने के लिए साफ पानी का उपलब्ध नहीं कराया गया है। साफ पानी को अब फोटो सेशन के लिए छठ व्रती बनने का ढोंग
केजरीवाल से लेकर आतिशी तक कितनी भी कोशिश कर लें, अब तुम्हारा पाखंड नहीं चलेगा। 3 दिन का कठोर व्रत रखे बिना ही यह ढोंग करना आम आदमी पार्टी का चरित्र उजागर करता है। आपको बता दें कि दिल्ली में चाहे पानी की समस्या या फिर सफाई, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार दूसरों पर दोष मढ़ती है। अब यमुना की सफाई नहीं करा पाई तो यमुना किनारे लोक महापर्व छठ पूजा पर रोक लगा दी। यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो न्यायालय को कहना पड़ा कि रातों रात यमुना साफ नहीं हो सकती, हम ऐन वक्त पर कोई आदेश नहीं दे सकते। इससे दिल्ली में यमुना नदी के तट पर छठ पूजा नहीं हो सकेगी। दिल्ली हाईकोर्ट में इसकी इजाजत देने से इनकार कर दिया गया। कोर्ट में दायर याचिका में यमुना के तट पर छठ पूजा की इजाजत की मांग की गई थी। दिल्ली सरकार ने यमुना तट पर छठ पूजा पर रोक लगाई हुई है। इसके खिलाफ पूर्वांचल नव निर्माण संस्थान नाम के संगठन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि छठ पूजा चल रही है, हम ऐन वक्त पर कोई आदेश नहीं दे सकते हैं, रातों रात यमुना साफ नहीं हो सकती। हाईकोर्ट ने कहा कि यमुना का पानी इतना गंदा है कि अगर लोग उसमें घुसकर पूजा करेंगे तो खुद बीमार पड़ जाएंगे और हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि छठ पूजा स्वच्छता का उत्सव है, इस बार हमें सिर्फ घाटों की सफाई की इजाजत दीजिए ताकि अगले साल हम वहां छठ पूजा कर सके। तब हाईकोर्ट ने कहा कि आप यमुना तट की सफाई के लिए अलग से अर्जी दाखिल कीजिए, हम आपको सुनेंगे, लेकिन इस याचिका पर हम ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। वहीं मां जानकी पूजा समिति के सचिव के मिश्रा ने लोकल 18 से बताया कि हाईकोर्ट का फैसला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक एक दिन पहले पूर्वांचल के लोगों की पूरी खुशियों पर ग्रहण लगाने का काम कोर्ट ने किया। यमुना की सफाई करने की बजाय सीधा पूर्वांचल के लोगों के सबसे बड़े महापर्व को यमुना पर करने से रोक लगा दी गई, जो कि बहुत गलत है। वहीं समिति के अध्यक्ष संतोष चौधरी ने कहा कि दिल्ली सरकार पूर्वांचल के लोगों का सबसे बड़ा महापर्व छठ को गंभीरता से ले, केंद्र सरकार भी इस पर ध्यान दे और हाईकोर्ट का रोक लगाना सही नहीं। इसका खामियाजा केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। पूर्वांचल के लोगों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं सहा जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही दिनों का समय बाकी है। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। साथ ही एक दूसरे पर जोरदार निशाना भी साधा जा रहा है, जिससे राजनीतिक गलियारों में गर्मा गर्मी की स्थिति बनी हुई है। इसी कड़ी में शुक्रवार को शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है, जिसे सुनकर लोगों का सोशल मीडिया पर कहना है कि संजय राउत बीजेपी में शामिल होने के लिए बेचैन हो रहे हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको बता दें कि संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी पर सिर्फ और सिर्फ बांटने का काम करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने ये भी दावा किया है कि उनके साथ साथ 3 अन्य नेताओं के ऊपर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा था। संजय राउत ने दावा किया है कि हमारे ऊपर बीजेपी में शामिल होने का दबाव था। अनिल देशमुख और अनिल परब पर भी यही दबाव था। बीजेपी वाले हम पर दबाव डाल रहे थे। बीजेपी वाले खुद तो बटे हुए हैं, लेकिन अब दूसरे को भी बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का परिवार एक नहीं है और बंटने और कटने की बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं और बंटने की बात करते हैं। योगी 4 भाई अलग रहते हैं और बंटने की बात करते हैं। राउत ने कहा, अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल और शिवसेना एकनाथ शिंदे के नेता प्रताप सरनाईक जो कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। इन लोगों ने ईडी से बचने के लिए पार्टी छोड़ दी। जब मुझ पर दबाव बनाया गया था तब मैंने उपराष्ट्रपति को लेटर लिखा था। कई लोगों के ऊपर पार्टी छोड़ने और भाजपा में शामिल होने का दबाव बनाया गया था ताकि कमजोर दिल वाले लोग पार्टी छोड़ दें। महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होंगे। 29 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तारीख थी। सभी नामांकन पत्रों की जांच 30 अक्टूबर को हुई। वहीं 4 नवंबर को नामांकन वापस लेने की लास्ट डेट थी, जिसके बाद 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।